अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ट्यूसडे को नोटिफिकेशन हो गई थी कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर बढ़ गई हैं और इसमें बहुत तहलका मच गया था पूरे मुल्क में बिकॉज एक्सपेक्टेशन थी कि वो कम होंगी एंड द रीजन फॉर दैट एक्सपेक्टेशन इज कि रुपए जो है वो कंसिस्टेंटली नीचे आता जा रहा है फ्रॉम द 30th ऑफ जुलाई जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की थी वेंडी शर्मन से, यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कि हमारी जरा सिफारिश कर दें या हमारी मदद कर दें या प्रेशर कुछ एग्जर्ट करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे टू रिलीज टू गेट बोर्ड अप्रूवल फॉर द रिलीज ऑफ द नेक्स्ट ट्रांच। तो उसके बाद ये भी खबरें आ रही थी कि ऑयल प्राइसेस जो हैं बाहर की वो सारी कम होती चली जा रही हैं। तो एक्सपेक्टेशन पूरे मार्केट में यही थी, बल्कि मैंने भी पेट्रोल नहीं डलवाया, मैं भी इंतजार कर रही थी कि जब 16 को कम होंगी तो भरवाऊंगी, बट in that sense it was a shock to I think to the nation and that is why the reaction was so much worse. दो बातें मैं करना चाहूंगी before I introduce you to our panelists. एक तो ये है कि publicly obviously cabinet में तो प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया होगा वरना तो ये हो नहीं सकता था, बट पब्लिकली सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए हैं सपोर्ट में मिफ्ता इस्माइल के डिसीजन के, और वो उन्होंने यही कहा है कि ये रुपी डॉलर पैरिटी जो है, जो कि मुफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं कि जो रुपी डॉलर पैरिटी है वो उसकी वजह से ये प्राइसेस जो हैं ये बढ़ाई हैं, हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। ये कुछ हद तक ठीक है, मगर एक चीज मैं अपने व्यूअर्स के लिए कहना चाहूंगी कि जो अगस्त पहली से अगस्त 15 तक जो प्राइसेस थी, जब इन्होंने रिड्यूस किया था पेट्रोल प्राइस और एचएसडी को बहुत बढ़ाया था और केरोसिन और एलडीओ को भी बढ़ाया था, वो जो रिड्यूस हुई थी दे वर ऑन द बैक ऑफ 9 days ऑफ एवरेज निकाली थी इन्होंने, जुलाई 15 से लेके जुलाई 27 तक। क्यों 28 और 29 नहीं लिया गया, क्योंकि वो थर्सडे फ्राइडे थे, ये समझ में नहीं आता, बट 28 को जो रुपी डॉलर पैरिटी थी दैट वाज द हाईएस्ट आई थिंक एवर, इट वाज 240 ओवर 240 रुपीज टू अ डॉलर, और 29 को 239 तक जरा सा नीचे आया था, उसके बाद से नीचे ही आता चला गया। ये जो 2 दिन थे ये इन्होंने लिया है फॉर सेटिंग द प्राइस ऑन इफेक्टिव अगस्त 16th, और इसमें 9 दिन की बजाय जो पहले था इसमें इन्होंने 12 दिन लिए हैं, वीकेंड्स आर नॉट ऑब्वियसली इंक्लूडेड। ये क्या वजह है, ये डिलिबरेट था नहीं था या कोई और वजह है या दिस वाज अ नॉर्मल प्रोसीजर, ये हम डिस्कस करेंगे एंड वील आल्सो डिस्कस व्हाई द प्राइसेस वर रेज्ड। हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं जो हमें ज्वाइन किया हुआ है फ्रॉम लाहौर ऑन स्काइप। ही इज अ फॉर्मर फाइनेंस minister, he really knows what's happening in this poorly performing sector. Khali Kiani साहब हैं, बहुत well known journalist हैं, he's been associated with Dawn newspaper for a very long while, और business recorder के हैं ताहिर अमीन साहब, उनकी भी ये बीट है जो कि डील करती है, and he will tell us what is happening with this particular the outcome of this price rise. I'll start with Dr. Salman Shah. Ji sir, what are your views on this? देखिए, आई थिंक एक तो बहुत ऑब्वियस चीज है जो सब को पता है कि वी आर इन एन IMF प्रोग्राम, और IMF प्रोग्राम के सर्टन हैं क्राइटेरियाज जो पूरे करने हैं, सर्टन टारगेट्स हैं जो पूरे करने हैं, और उसमें रेवेन्यू के टारगेट्स फ्रॉम द पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वो भी हमने करना है। तो ओवरऑल तो ये किसी का कसूर नहीं है, ये तो IMF का प्रोग्राम है जिसके ऊपर अब हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो चुका है, उसका लेटर ऑफ इंटेंट भी आ गया। इट विल बी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 29th को जी बोर्ड डेट है, 29th अगस्त को बोर्ड डेट है जी, बोर्ड हो जाएगा। तो ये उसके मुताबिक स्क्रिप्ट है। इस वक्त जो है आपकी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी जो है वो IMF के हाथ में है, और IMF की जो डिसीजन जिस पे आपने साइन किया हुआ है उसके मुताबिक आप
चल रहे हैं. But Doctor, one question on this: why did they reduce the price on the 1st of August by 3 rupees, by a little over 3 rupees, and then needed to make that correction now? मतलब है कि उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने adjust किया और इस वक्त फिर क्यों करना पड़ा? Because obviously now it was 6.72. It was much higher. It was much more of a जो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं और जिस की हमारी पॉलिटिक्स है उसमें इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है ऑन द डिसीजन मेकर कि वो उन्होंने पॉलिटिक्स को भी सामने रखना होता है. आवाम के ऊपर आप जब इस तरह से बोझ डाल रहे हैं तो जाहिर है कि उसका एक बैकलैश तो आएगा. असल तो प्रॉब्लम ये है कि व्हाई आर वी इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और वो असल चीजें जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और उसमें हमने बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स अपनी इकोनॉमी में क्रिएट कर ली हैं. पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर हमने एक ऐसा बना दिया है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए मौजू है ही नहीं, इट्स सस्टेनेबल नहीं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है ये इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है, इसमें एक्सपोर्ट्स नहीं होती और ये इंपोर्ट्स डिपेंडेंट इकोनॉमी बन गई है. और इन इंपोर्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो एनर्जी का है, और वो भी एनर्जी जो आपने पावर सेक्टर के लिए लेनी है. तो ये तो सारा जो सिस्टम हमने बना दिया है ये एक अनसूटेबल सिस्टम है पाकिस्तान के लिए. Unsuitable and unsustainable, right. Let me get views from Kayani Saab. जी, what do you think? Why do you think पहले उन्होंने उसको कम किया, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल था, अब वो फिर रेस करना पड़ा, और अब जो रेस किया है 6 रुपए 72 पैसे पर लीटर एकदम से तो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल एंगल है सारा. और उसकी मेरा ख्याल सबसे जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि इस महीने में जो प्रीमियम आ रहा था वो प्रीमियम इंक्रीज हुआ, यानी जो पीएसओ को परचेज करना पड़ता है मार्केट से, वो ज़ाहिर पीएसओ जैसी कंपनी को कमिट करने के लिए, उसको गारंटी करने के लिए जो स्पॉट रेट है उसके ऊपर एक प्रीमियम देना पड़ता है. अब तक कि हम जो कुवैत पेट्रोलियम से 50 या 60 साल से हम परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम प्रीमियम एक देते हैं ताकि वो बुक रहे, वो किसी और को ना दे. तो एक वो पहले होता था $2-3, $4, $5 मैक्सिमम, कभी हमने सुना पर बैरल, पर बैरल. तो इस दफा वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए अब इस दफा जो पेट्रोल के ऊपर था वो तकरीबन 17.3 या $17.4 पर बैरल था. इसी तरह जो डीजल के ऊपर था वो 8 पॉइंट समथिंग था. तो मेरा तो ख्याल है कि पिछले महीने वो इससे कम था, वो मेरा ख्याल 14.7 था या 14.6.5 था, इस तरह के नंबर थे. तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो उस प्रीमियम में इंक्रीज की वजह से है. और दूसरा, बट व्हाई डोंट दे कम एंड से दिस देन? व्हाई आर दे सेइंग कि जी डॉलर रूपी पैरिटी, फिर उसको जो मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल ने करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी स्पीड से बोलते हैं कि मेरा ख्याल किसी को समझ नहीं आई. इतनी स्पीड से बोलते हैं और रोज बोलते हैं और 6-7 दफा बोलते हैं. हाँ जी. तो बेसिकली उन्होंने कोशिश की कि जो अपनी लास्ट एक तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें नहीं बल्कि उससे एक जो पहले वाली थी उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा थी. अच्छा, फिर एक जो है वो पिछले महीने जैसे आपने कहा कि 9 डेज का एवरेज लिया था, इस दफा वो 12 डेज या 7. बट यू नो द हाईएस्ट जब रुपए सबसे लोएस्ट मेरा ख्याल है वो 2 दिन इन्होंने इस तरफ कर दिए. वो मेरा ख्याल इत्तेफाक है कि आपकी जब बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि वो समटाइम्स आपके फेवर में जाएगा, समटाइम्स अगेंस्ट जाएगा, लेकिन बहरहाल. बट व्हाई? आई मीन इट वाज नॉट अ वीकेंड, इट वाज एक्चुअली ये डिपेंड करेगा शिपमेंट के ऊपर, पीएसओ की शिपमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, डेज के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा. यानी अगर पीएसओ की आखिरी शिपमेंट 13 तारीख को आई है तो वो 13 उसमें शामिल हो जाएगी, और लेकिन अगर वो आखिरी शिपमेंट 10 को आई थी तो वो 10 वाली शामिल होगी. ओके, बट देन व्हाई नॉट एक्चुअली हैव द रेट जिस पे आपने खरीदा है? व्हाई हैव दीज एवरेज? वो उसको ना फिर ट्रू अप करते हैं.
जो पिछले महीने का गैप रह गया था उसको ट्रू अप किया इस महीने में, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आया। उसका भी इम्पैक्ट आया। आई एक्चुअली स्ट्रांगली बिलीव कि वो जो आप कह रहे हैं एंड में करेक्शन इन्होंने इनको करनी पड़ गई थी जी। और पहले उन्होंने करेक्शन जो है पार्टली उन्होंने करेक्शन इत्तफाक से एज यू से 12 दिन इस तरफ ले लिए और 9 दिन उधर ले लिए एंड एक्चुअली दे नीडेड टू डू द करेक्शन। आई कम टू ताहिर साहब, जरा मुझे बताइएगा आप ये कि what is the extent of the impact on the common man on this? What do you think? ये मतलब है कि फिलहाल तो ग्रम्बलिंग ही है, अभी तक तो कोई बाहर नहीं आया, बट कुछ पर्सपेक्टिव में बताएं। जी, जो पेट्रोलियम प्राइसेस है वो एक चाबड़ी वाले से लेके एक बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को वो इम्पैक्ट करता है, हर बंदे को ये इम्पैक्ट करता है। अगर हम देख ले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा को, तो जो 1 अगस्त को सीपीआई था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके मुताबिक तकरीबन 24.9% वो इंक्रीज हुई थी। एसपीआई सीपीआई कंज्यूमर प्राइस। इसी तरह अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो वो तो उसका नहीं है, जुलाई का, लेकिन उसमें जो कोर इन्फ्लेशन थी वो तकरीबन 12% थी। इस तरह अगर हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो और कोर इन्फ्लेशन से वो इम्पोर्टेड आइटम्स निकाल देते हैं, तो ये तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू चेक। मतलब 12 इज वेरी हाई फॉर कोर। अगर हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को देख ले जो 18 अगस्त को आई है, तो उसके मुताबिक ये तकरीबन 42.3% पे पहुंच गई है, यानी ईयर इस वीक को अगर देख ले लास्ट वीक 42%। ये 51 एसेंशियल आइटम्स होते हैं जी, 51 एसेंशियल, तो ये बहुत ज्यादा है। और इस तरह अगर हम देख ले जो पेट्रोलियम प्राइसेस की बट अगर आप देखें ना इसमें, मतलब आई थिंक व्हाट द इंटरेस्टिंग थिंग इज इफ यू कंपेयर इट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में जी जो इन्फ्लेशन है वो 10% है। वो कह रहे हैं कि जो इनकम जो इरोड हुई है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इज -3%। वो सारे बाहर आ गए हैं सड़कों पे कि व्हाट इज दिस, ठीक करें। तो हमारे लोग तो जिनके पास वैसे ही इनकम बहुत कम होती है, तो दिस मस्ट बी अ वेरी वेरी सीरियस। बिल्कुल यही वजह है कि इस डिसीजन आई एम सरप्राइज के लोग जो हैं दे आर स्टिल जस्ट ग्रम्बलिंग, दे आर नॉट आउट। जी, यही वजह है कि गवर्नमेंट के अपने जो लोग हैं उसने भी, और जो कोलिशन पार्टनर है उसने भी इस फैसले को क्रिटिसाइज किया है। नवाज शरीफ ने किया है, फिर उसकी बेटी ने किया है, देन देयर इज ऑब्वियसली जरदारी साहब ने कहा है कि डिस्कशन होनी चाहिए थी। और यही वजह है कि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आल्सो एज यू सेड इंडस्ट्री पे भी अफेक्ट। बिल्कुल जी, इंडस्ट्री पे उनका जो इनपुट कास्ट है वो तो डायरेक्टली वो बढ़ेगा और फिर वो एंड कंज्यूमर को पास ऑन होगा। इस तरह जो फार्म टू मार्केट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो बढ़ जाती है, वो चाहे सब्जी हो या जो भी हो, वैल्यू एडेड चीजें हो, वो सारे जो पास ऑन होते हैं। लेकिन इसमें जो घबराने वाली चीज वो यही है कि आने वाले दिनों में ये मजीद इसलिए भी बढ़ेगी। जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है वो तकरीबन 40% वो भी है, तो वो इंडिकेशन यही है कि आने वाले दिनों में ये जो महंगाई है ये मजीद बढ़ती जाएगी और जो आम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मजीद वो इस तरह भी करेगी कि पिछले कई सालों से जो गवर्नमेंट के सेक्टर के लोग हैं उनके तो चलो सैलरी थोड़ी बहुत वो इंक्रीज आई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाही बढ़ाने किया लोगों जॉब लूज की है। और आगे भी अगर इस तरह इंडस्ट्री पे जो है वो बढ़ती चली गई है जी, अगर इंडस्ट्री पे मजीद बोझ बढ़ता जाएगा तो लाजिम बात है वो चाहे ऑस्टेरिटी मेजर्स हो या जो भी हो, कट भी कर सकते हैं and the public will suffer. जी, we take a short break here, please stay with us if you can. डॉक्टर सलमान शाह, अगर आप बता सके हमें कि इसका कोई हल है या वी जस्ट हैव टू सफर थ्रू दिस? देखिए, यही तो पाकिस्तान की कहानी है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपका निजाम एक ऐसा बन चुका है जी जो आपकी इकोनॉमी के लिए सूटेबल नहीं है। या फिर आप अपनी इकोनॉमी को ठीक करें या निजाम को ठीक करें या कॉम्बिनेशन ऑफ द टू करें। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के जो अच्छे जमाने थे जब इकोनॉमी हमारी बड़ी अच्छी चलती थी, तो उस वक्त हमारी बिजली तकरीबन मुफ्त होती थी क्योंकि वो आपको हाइडल पावर से मिलती थी। आपने डैम्स बनाए थे, आपके पास एक्सेस पावर थी। बट 90s में आके जब हमने IPPs का दौर शुरू किया तो वहाँ हमारी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में बड़ी जद्दोजहद हुई और उसमें आपने देखा कि IPPs के मायदे किए गए जो पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए सूदमंद नहीं थे और पूरा पिक्चर पेंट की कि इनसे बेहतर चीज ही कोई नहीं है। आज 20-25 साल के बाद आप जब उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि सर्कुलर डेट आसमान पे चढ़ा हुआ है।
آپ کے 2.4 ٹریلین آئی تھنک 2.4 ٹریلین جی وہ بن گیا ہے. عوام جو ہے وہ ان کو جو بل آتے ہیں وہ ان کی جیب خالی کر دیتے ہیں. انڈسٹری جو ہے وہ اس بجلی سے چل ہی نہیں سکتی. اور ہم سب بڑے خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ سے بچا لیا ملک کو, لیکن پاکستان کو ایک ایسی جگہ پہ پھینکے جہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, نمبر آف تھنگز آر امپورٹنٹ. ایک تو یہ ہے کہ یہ تھرمل پاور جو ہے یہ ہمارے لیے امپورٹڈ ہے, کیونکہ اس لیے وی ہیو ٹو گو ٹو ڈومیسٹک پاور. ڈومیسٹک میں آپ کے پاس تھر کول ہے اور آپ کے پاس سولر ہے, ونڈ ہے, رینیویبلز ہیں, اور ان کے اوپر اگلے 4-5 سال میں اگر کام ہوگا تو شاید آپ کی کچھ نجات ادھر سے ملنی شروع ہو جائے. دوسرا اینگل جو ہے آپ کا وہ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو آؤٹ ورڈ لکنگ کرنا ہے. آپ کی اکانومی میں کوئی ایکسپورٹ کے لیے ہم پروڈیوس ہی نہیں کرتے. انسینٹیوز جو ہیں پاکستان کی اکانومی میں وہ ڈومیسٹک پروڈکشن کی طرف ہیں, پروٹیکشن کی طرف ہیں. ابھی بھی آپ کی جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی 15% سے کم ہے, جبکہ پاکستان کی انویسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ 25-30% کے قریب ہے. اس کے ساتھ ساتھ فورن انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے, اور جو بھی آتی ہے فورن انویسٹمنٹ وہ بھی ایک قسم کی اکنامک بیسس پہ نہیں آتی. ان کو جتنی مراحت آپ دے دیتے ہیں اور جتنے اس میں کک بیکس وغیرہ کرتے ہیں اس کے بیسس پہ آتی ہے. سو ہمارا جو انویسٹمنٹ کا نظام ہے اور مینجمنٹ کا نظام ہے, گورننس کا نظام ہے, یہ ساری چیزوں نے چینج کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہماری حکومت جو ہے وہ حکومت کیا کہنا چاہیے, سیاست میں اکنامک سکلز نہیں ہے, سیاست میں اکانومی آگے نہیں آتی. وہاں پہ سارا کام جو ہے وہ سیاست میں ہے, الیکشنز لڑنے ہیں اور کیسے کو فائنینس کرنے, کیسے آپ نے پیسے لینے ہیں, کیسے آپ نے ایک دوسرے کی بیک کو اسکرب کرنا ہے. So we are not a country which is productive enough to be competitive in the world. Right. تو وہ چیز آپ کو بنانی پڑے گی, اور اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے, آپ کے پاس پورا پلان ہونا چاہیے, اس کے بعد امپلیمنٹیشن کے لیے سارا ہونا چاہیے, اور آپ کو تقریباً پاکستان کے ہر جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ریفارم کرنا پڑے گا, اسٹارٹنگ ود دا بیوروکریسی. تو یہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ تو آپ دیکھ لیں کوئی اگر نو گورنمنٹ ہیز ڈن دیٹ. رائٹ ڈاکٹر صاحب, گورنمنٹ ہیز ڈن دیٹ, اور یہ آپ کی اب ضرورت ہو گئی ہے کیونکہ آپ کا ایگزسٹینشیل تھریٹ بن گیا. یہ اکانومی آپ کے لیے ایک تھریٹ بن گئی ہے, آپ کی سیکورٹی کے لیے تھریٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ پیداوار ہی نہیں ہم کر پاتے. تو آئی تھنک کہ اب یہ جو IMF کا پروگرام ہے, اگر اس کو ہم نے یہ لاسٹ پروگرام بنانا ہے تو یہ بریتھنگ اسپیس جو دے رہا ہے اس کا فائدہ اٹھا کے ہمیں بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ریفارمز کرنی پڑیں گی. ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی پڑے گی, پرائیویٹ سیکٹر کو آزاد کرنا پڑے گا. وہ سارا دن تو وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں, منسٹروں کو مل رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ کہیں دستخط کرا لیں اپنی NOC کے اوپر اور وہ کام چلائیں. تو وہ نظام اب آئی تھنک needs to end and really need to go for reforms. Okay, all right, I'll ask you. It was very well put, I think. The ڈاکٹر صاحب نے جو کہا, ڈاکٹر صاحب کی تھیوری بالکل صحیح ہے, لیکن ہم اتنا سمپلیفائی ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں نا کہ 90s کی پالیسیز سے ایک دم پھر ہم اسکپ کرتے ہیں جناب 2021-22 میں یا 2018-19 میں. درمیان میں جو 10 سال تھے نا جی مشرف صاحب کے, اس وقت مجھے یاد ہے کہ جنرل ذوالفقار تھے واپڈا کے چیئر میں. وہ جو آپ کو ڈیمیج پڑا نا جو لوکلائزیشن کی طرف, جو اپنا ہائیڈرو پاور ریسورسز کی ڈیولپمنٹ کی طرف, وہ اس کی کاسٹ ہم آج بھی پے کر رہے ہیں, اور میرا خیال اگلے شاید 3 دہائیاں پے کرتے رہیں گے. کہ ہم نے ایک پالیسی اناؤنس کی تھی, وہ میرا اپنا نواز شریف کے دور میں اناؤنس ہوئی تھی, جس پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ 4.7 سینٹس کے اوپر جو کمپنی آئے اور آ کے اپنا پاور پروجیکٹ لگائے. 12 کمپنیاں تھیں جن کے LOIs اور LOS کے سٹیج کے اوپر وہ تھے, اور ان کو جنرل صاحب نے کہا کہ جی آپ 3 سینٹس کے اوپر اگر کسی کو منظور ہے تو آ جائیں. انہوں نے کہا بھائی آپ کی پالیسی 4.7 کی ہے, آپ ہمیں 3 کیسے کہہ سکتے ہیں, اور آج 3 کے اوپر بنتا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں چاہیے تو آپ چلے جائیں. اور ایک جو انویسٹر تھا ان میں سے, مجھے مطلب 100% یقین ہے کہ اس کو ان کے دفتر سے اٹھا کے باہر پھینکا گیا. وہ جو 12 انویسٹر تھے جی وہ چلے گئے,
भाग गए। वो 3 सेंट के ऊपर तो किसी ने एग्री नहीं किया, एक कंपनी ने 3.3 के ऊपर एग्री किया, जो न्यू बैंक बाद में डेवलप हो गया, जो आपको ने खरीदा, और उसका जो पीपीए साइन हुआ वो 9 सेंट्स के ऊपर जाके हुआ, फाइनल जो पीपीए साइन हुआ। इस दौरान वो जो 9 थे वो तो चले गए, ये क्वाला जो एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर अब काम शुरू हो रहा है, इसके ऊपर तब से काम हुआ, और वो 10 पूरे अगले 20 साल फिर मैंने पीपीआईबीज की डिफरेंट पॉलिसी समरीज देखी कि जी हमारे पास अब यूरोप का इन्वेस्टर नहीं ये आ तो रहा। सही है कि ये डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्नॉलेज करती हैं, बट देन पुट द ब्लेम ऑन द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस कि द प्रॉब्लम्स हैव बीन कंपाउंडेड। ये नहीं है कि एक ने किया, जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ऑनर नहीं करेंगे, या जब तक आप एक ऐसी रिफॉर्म पाथ पे नहीं जाते हैं जिसमें कि यू कैन सी सम काइंड ऑफ अ लाइट एट द एंड ऑफ द डे, बाय कीपिंग द स्टेटस को नहीं होगा। अगर आपको याद है, इमरान खान साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा था एक बड़ी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट बनाने का उनका था, बड़ी बड़ी का काम हुआ, बट नथिंग्स हैपेंड टू दैट, यू नो। सो सिमिलरली वो भी आईपीओ मतलब पिछली गवर्नमेंट्स को you know, holding them responsible, which is in one sense right, but in another sense अगर आपने गवर्नमेंट चाहते हैं आप, और ऑब्वियसली अगर आप इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं तो आप गवर्नमेंट चाहते हैं, तो यू रियली एंड ट्रूली नीड टू कम अप विद कि भाई ये इशू है और मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, यू नो। यू कांट जस्ट कीप ब्लेमिंग प्रीवियस वंस। आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी, आई कम बैक टू यू कियानी साहब। आप बताइएगा कि ये डॉक्टर साहब ने तो हमें एज यू सेड बड़े डिटेल में बताया कि किस तरफ जाना चाहिए। इज देयर वन थिंग इन पर्टिकुलर दैट दिस गवर्नमेंट शुड डू? आई मीन आई नो कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रिन्यूएबल्स पे जाओ, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन बल्क एंड नॉट इमीडिएटली, मतलब इट्स नॉट हाँ जी, उसमें तो मेरा ख्याल अभी टाइम लगेगा, और लेकिन जो काम मेरा ख्याल किया जा सकता है वो ये कि एक तो हर ओवरऑल जो इकॉनमी में जो डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें कोई शक नहीं है, रिफॉर्म्स के बगैर तो रास्ता नहीं है। हाँ। लेकिन जो इतनी बड़ी सब्सिडीज मेरा ख्याल अभी भी 300-350 बिलियन की सब्सिडी आप दे रहे हैं अपना पावर सेक्टर को, उसी सब्सिडी को आप अगर यूटिलाइज करें टुवर्ड्स लोगों को, यानी हाउस होल्ड्स को आप अगर कन्वर्ट करवाएं अपना सोलर के ऊपर, तो मेरा ख्याल है आप 1 से 1.5 साल में आपकी काफी जो डिमांड है, जो आपकी ग्रिड के ऊपर डिमांड है, वो कम हो जाएगी। बट देन व्हाट अबाउट द कैपेसिटी पेमेंट्स? बिकॉज ये जो इन्होंने लगाए हैं अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स तो खत्म नहीं होगी ना, बिकॉज वो तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वो तो अब आपने उसको पे करना है, और वो इकोनॉमी में मेरा ख्याल जब इकोनॉमी अगर एक्सपेंड करना शुरू हो गया तो unless you want China to go against you as well, right? नहीं, वो अगर जाएगा फिर भी आपको मजीद इसमें रिलैक्सेशन तो नहीं देगा। जो आपने लोकल्स के साथ कर लिया, मेरा ख्याल लोकल्स आसान होते हैं, चाइना के साथ मुश्किल होता है। और लोकल्स के लिए भी आपको ISI को साथ बैठाना पड़ा था before the locals agreed to. Don't forget that, you know. China is not going to be intimidated by that. ताहिर साहब, आपसे मैं ये सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि जो ये पेट्रोलियम की प्राइस है, जो फ्यूल की बात करें, ऑब्वियसली इट्स आल्सो पास्ड ऑन टू द इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो रेट्स राइज हुए हैं इतने मैसिव किस्म के जो हुए हैं रिसेंटली, तो वो जो है इज दैट आल्सो इम्पैक्टिंग ऑन, मतलब दैट मस्ट आल्सो बी इम्पैक्टिंग ऑन इनकम लेवल्स, वो भी तो इरोड कर रहा है, एंड एट द सेम मतलब पेट्रोलियम का अपने ऊपर तक नहीं रहा, यू नो, लिमिटेड नहीं है, इट गोज टू द हाउस होल्ड इनकम एंड इट आल्सो गोज टू द इंडस्ट्रियल इनकम। बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बिजली के बिल पे करने के बाद जेब खाली हो जाता है, तो लोगों के बिल इतने ज्यादा आए हैं कि मैनी फोल्ड, तो लाजिम बात है वो तो हर चीज को इम्पैक्ट करता है। दूसरी बात ही कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो एक्सपोर्ट सेक्टर पे बिल्कुल ये ठीक है कि वो तो सारे दिन इधर ऑफिस में, बट वो डोमेस्टिक नहीं, बट वो सही कह रहे हैं कि डोमेस्टिक आउटपुट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग purely for export, we produce for domestic and then that excess is बिल्कुल इसी बात है। हमारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में और इंडस्ट्री में जब बात होती है तो पाकिस्तान तकरीबन टोटल 9 से 10 प्रोडक्ट पे काम करता है,
جبکہ دنیا میں تقریباً 113 جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہے اس پہ کام کرتے ہیں. یہاں پر ڈائیورسفیکیشن نہیں ہے. یہاں پر را مٹیریل کو یا کاٹن کو اسی طرح وہ بھجوا دیتے ہیں, اس کو ویلیو ایڈیشن نہیں کر سکتے. تو وہ جو ہمارا کمپیٹیٹرز ہے, چاہے وہ ویتنام ہو یا انڈیا, بنگلہ دیش, جو بھی ہے, وہ ڈائیورسفیکیشن میں جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے جو ہماری جو ایکسپورٹس ہے اس میں اس طرح کی گروتھ نہیں آ رہی. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو انسینٹیوز بھی چاہیے, لیکن ان لوگوں کو خود بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم جو کہ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے. جی ڈاکٹر صاحب, what do you think about ابھی پیٹرول پرائسز نیچے تو آ رہی ہیں انٹرنیشنلی, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا روپے ذرا سا ویکینڈ پہ ایز یو نو ذرا سا وہ گرا ہے, بیکاز ڈالر ہیز اسٹرینتھنڈ بیکاز اس فیئر کے یو نو وہ ریٹس بڑھانے کے ادھر بھی چکر, ادھر بھی ایشوز ہیں, ادھر بھی ریسیشن ہے, ادھر بھی اسٹیگفلیشن آئی تھنک زیادہ ہے انفلیشن کے ساتھ. تو what do you see the rates, the petrol rates going in the near future in Pakistan? Same, because they need ابھی already مفتہ اسماعیل صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں 10 روپے اور بڑھاؤں گا ایز پیٹرولیم لیوی from next month. 10 روپے already ہے, تو پھر نہیں 20 روپے ہے اور 30 روپے ہو جائے گی. جی دیکھیں, آئی تھنک یہ ہم امید تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہونا نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی کوئی اتنی بڑی ریسیشن آئے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں $50 پہ آ جائیں اور پھر ہم ریسکیو ہو جائیں. تو اس کے اوپر آپ پالیسی نہیں بنا سکتے, نہ ہی آپ تکیہ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے اس وقت جو مشکل کام ہے وہ ریفارمز کا ہے. اور جو پہلے ہم نے ایکسپورٹس کی بات کی, دوسری بات کر لیتے ہیں ایگریکلچر کی. ایگریکلچر ایک ایسی ہماری انڈر یوٹیلائزڈ ریسورس ہے جہاں پہ زمین بھی ہے, پانی بھی ہے, انسان بھی ہیں, سارے کچھ ہیں, بٹ آؤٹ پٹ نہیں ہے, پروڈکشن نہیں ہے, کیونکہ ہم نے نہ نالج کو بڑھایا, نہ سیڈز دیے, نہ ٹیکنالوجی دی, نہ فائنینس دیا. ہمارے فارمر کو حکومت نے اپنے چنگل میں ڈال کے ایسا کرش کیا ہے کہ آپ حیران ہو سکتے ہیں کہ جب آپ دنیا میں جو 5,000 روپے من آٹا بک رہا تھا تو آپ نے 2,000 روپے گندم لے لی فارمر سے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کا امپیکٹ آپ اپنے ایگریکلچر سیکٹر پہ کر رہے ہیں. ہماری ایگریکلچر یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک زمانے میں بڑی ٹاپ کلاس ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہوتی تھی, لیکن ہم نے ان کو تباہ کر دیا. وہاں پہ بالکل میرٹ ختم کر دیا ہے, اس کا ریسرچ سے تعلق ختم کر دیا ہے, ایکسٹینشن ہماری فارمر تک نہیں ہے, ہماری واٹر مینجمنٹ غلط ہے. ہم پانی کو ضائع اتنا کر رہے ہیں کہ پورا آسٹریلیا کو ہم پانی دے سکتے ہیں جتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں. سو آئی تھنک انٹل وی گیٹ جو جسے کہتے ہیں نا ایکٹ ٹوگیدر, کہ ہم نے یہ سارے اب کام کرنے ہیں, اور اس میں یہ جو انکمپیٹنٹ جو ہمارے اوپر بیوروکریسی ہے یا یہ اب چیزیں ختم ہوں گی. اب سروائیول آف دا فٹسٹ آپ کو کرنا پڑے گا, آپ نے بیسٹ ریسرچ کرنی ہے. آپ گندم کا سیڈ اگر اچھا لے ہیں تو آپ کے پروڈکشن ڈبل ہو سکتی ہے, اور بڑے جلدی ڈبل ہو سکتی ہے, لیکن کون کرے گا؟ یہ ایشو یہ ہے گورننس کا, اور گورننس ہماری انفارچونیٹلی بالکل ختم ہو چکی ہے. اور اس وقت سیاست جو ہماری ہو رہی ہے وہ گورننس کے اوپر بیسڈ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. اب میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اس پوائنٹ آف ٹائم پہ, لیکن ہمیں دا بیسٹ مین فار دا جاب ابھی بھی میرٹ نہیں ہے. میرٹ کو آپ لے کے آئیں اپنی یونیورسٹیز میں, اپنے ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں, اپنے اتھارٹیز میں. آپ کے ہر قسم کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم نے ختم کر. Let me get Kirani Saab's views on this too. We are running short of time. Ji sir. Again, ڈاکٹر صاحب نے بڑا صحیح کیا ہے, اور but you know the problem is that he's right. We don't have governance. We go from one crisis to the next as far as economy. بالکل. ایک تو یہ ہے, دوسرا ہم جو اپنے ریسورسز کی الوکیشن ہے نا, اس کو بھی ہم کوئی اسٹڈیز بیسڈ کے اوپر, یعنی حالانکہ اسٹڈیز ساری جی ہیں ان کے پاس. I mean they have fantastic. I went to the Ministry of Finance once. They had studies on nearly everything.
everything, all piling up dust. बिल्कुल. ताहिर भी बात कर रहे थे कि जो टेक्सटाइल की वो 8-9 एक प्रोडक्ट है. मेरा ख्याल है, मैं ये तो नहीं कहता कि उनको आप जो सब्सिडीज है, एनर्जी सब्सिडीज, वो बंद कर दें और जो एक सेक्टर जहाँ से कुछ आ रहा है उसको भी रोक दें. लेकिन एक स्टडी की, मतलब एक उस एनालिसिस की जरूरत है कि जितनी वो सब्सिडी ले रहे हैं, जितने वो बेनिफिट ले रहे हैं, क्या वो दे रहे हैं. ये जी वो हफीज शेख साहब थे. आई मीन आई एम नॉट अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ हफीज शेख, बट उन्होंने यही कहा था कि जो हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं विच आर कॉस्टिंग अस फिस्कल स्पेस, विच इज ऑल्सो मॉनेटरी पॉलिसी भी हम उनके सपोर्ट करते हैं, फिर यूटिलिटीज हम उनको चीपर प्रोवाइड करते हैं. इज देयर एनी स्टडी टू जस्टिफाई कि वाकई ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये उससे इट इज बेनिफिटिंग द कंट्री समहाउ और द अदर, और वो स्टडी अभी तक नहीं हुई है. सो दे रियली नीड टू डू समथिंग लाइक दैट. लास्ट वर्ड्स मिस्टर ताहिर अमीन. जिस तरह सबने कहा, थ्योरेटिकली तो हम बहुत स्ट्रांग है. पॉलिसीज देख ले, हर मिनिस्ट्री के, हर इदारे के, legislation one of the best in the world, policies I think very very good, vision 2020 वो जो हमारे जो विजनरी हैं एहसान इकबाल, I mean if you read that document very impressive. जो खान साहब के जो वो थे जो फॉरेन अफेयर्स जो उन्होंने किया था हमारी, हाँ, my God, I mean these are such great papers but these are only theory. लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन पे बात आ जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल कंपनशन हो या वो फिस्कल साइड पे हो, वो फिर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होता. अब देख लें हमारा जो बजट है, जो हमारी फिस्कल साइड है, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट सपोजिटली मुफ्ती इस्माइल साहब कैन कंट्रोल, वो इन्होंने कोई मेरे ख्याल में 6-7 दफा ऑलरेडी चेंज कर दिया है फ्रॉम द बजट. हालांकि बजट जो था वो अप्रूव करवाया था IMF से बिफोर ही पास्ड इट, एंड देन ही हैज चेंज्ड इट अगेन. एक तो उन्होंने कॉल पे विच वाज काइंड ऑफ क्वाइट पैथेटिक मरियम नवाज की ट्वीट पे चेंज किया, और बाकी उन्होंने चेंज किया है कि जी ये हमने लग्जरी टैक्स, जो लग्जरी पे हमने इंपोर्ट बैन किया था वो खत्म किया. फिर अब वो बात कर रहे हैं एक और मिनी बजट की. ही इज टॉकिंग अबाउट हायर टैक्सेस फॉर लग्जरी आइटम्स. आई मीन व्हाई डिड ही नॉट थिंक ऑफ दिस बिफोर द बजट? ये चीज जो है ये मतलब इट डजंट सीम टू बी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. इट सीम्स लाइक somebody is telling him what to do and he's doing it, and a finance minister needs to just sit down with his team and come up with a comprehensive fiscal package that he should adhere to. बिल्कुल, मतलब हमारा जो बजट है वो तो उसकी वो तकद्दुस रहा ही नहीं. बहुत बड़ा हमारा यानी PSO को अगर कोई पैसों की शॉर्टफॉल आ जाए तो उसके लिए हम टैक्स लगा रहे हैं. ये जो इस वक्त जो टैक्स लगा रहे हैं ये PSO की फंडिंग के लिए कर रहे हैं. PS फंडिंग लगा ले. एंड दिस इज पैथेटिक बिकॉज दिस इज लाइक पेमेंट्स करते हैं उसको. दिस शोज टू अस दैट द प्लान, the vision is not there. Short term छोड़ें, वो day to day किस्म के actions ले जा रहे हैं. ख़वातीन हज़रात, on that unhappy and unfortunate note we bid you farewell. इजाज़त दीजिएगा. खुदा हाफ़िज़.